ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 90। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे रॉयल फैमिली की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इस वक्त रॉयल फैमिली का कोई भी सदस्य लिटिल डीमन एम्प्रेस की मदद करने के बजाय अपने दिल में गद्दारी पालता है तो उनके दिलों में सच में कोई जमीर नहीं बचा है और वो कुत्तों और सुअरों से भी बदतर हैं। अब आगे। ड्यूक हुआई का चेहरा गुस्से से नीला पड़ चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे, मानो अभी उसका सीना फट जाएगा। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो इसका जवाब तक नहीं दे पा रहा था। यूनचे ने जो कहा था वो सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं बल्कि ड्यूक हुआई और ईस्ट विंग के सभी ड्यूक पैलेसेस के मुंह पर एक करारा थप्पड़ था। उनकी ऐसी बेइज्जती हुई थी कि उनके चेहरे देखने लायक थे। कई लोग तो मन ही मन पछता रहे थे कि वो ड्यूक हुआई का साथ देने आए ही क्यों। यूनचे के शब्द एक ऐसी जंजीर बन गए थे जो उन सभी गद्दार ड्यूक्स के गले में फंस गई थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें जबरदस्ती गोबर खिला दिया गया हो जिसे वो न उगल सकते थे और न निगल सकते थे। यूनचे धीरे से बोलता है, उसकी नजर ईस्ट विंग पर घूम रही थी। ड्यूक ही हुआ है और आप सभी ड्यूक्स, क्या मैंने यूनचे ने कुछ गलत कहा? अगर कुछ गलत है तो प्लीज मेरी गलती बताइए। ड्यूक हुआई, ड्यूक जोंग और ईस्ट विंग के सभी बड़े ड्यूक्स एकदम चुप थे। एक भी आदमी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। लिटिल डीमन एम्प्रेस शुरू से ही यूनचे को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो सोचती है, मैंने सोचा था इस रेन सेरेमोनी में मुझे सबको जवाब देना होगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया। ये पूरी सेरेमोनी तो यूनचे का वन मैन शो बनकर रह गई है। जिस ड्यूक हुआई को गार्डियन फैमिलीज तक कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसे यूनचे ने बुरी तरह हरा दिया था। तभी यूनचे अचानक उसकी तरफ मुड़ता है और अपने हाथों में डीमन एम्परर सील उठाकर कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, यूनचे की जिद के लिए माफ करना। मैं अब ये डीमन एम्परर सील आपको वापस करता हूं। यह कहकर वो आगे बढ़ता है और डीमन एम्परर सील को लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने पेश करता है। दोनों की निगाहें टकराईं और यूनचे के दिमाग में अचानक उस रात का मंजर आ गया जब उसने उस लड़की को पानी में देखा था। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। लिटिल डीमन एम्प्रेस की तेज नजरों ने यह शरारत फौरन पकड़ ली और अगले ही पल उसकी आंखों में एक ठंडा कातिलाना इरादा उभर आया जिसे देखकर यूनचे को सर्दी सी लग गई। लिटिल डीमन एम्प्रेस अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से डीमन एम्परर सील ले लेती है। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन यूनचे ने उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी देख ली थी। वो डीमन एम्परर के खून की आखिरी सदस्य थी। कोई नहीं समझ सकता था कि यह सील खोने का मतलब उसके लिए क्या था। सील की गर्मी महसूस करके उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर मुड़कर अपने सिंहासन की तरफ चल दी। सिंहासन के सामने पहुंचकर लिटिल डीमन एम्प्रेस मुड़ती है। उसके हाथ में डीमन एम्परर्स सील था। वो अपनी भारी आवाज में कहती है, डीमन एम्परर्स सील जो 100 साल से खोया हुआ था आखिरकार वापस आ गया है। इसका पूरा क्रेडिट यून फैमिली को जाता है। इस बड़ी सेवा के लिए ये एम्प्रेस उन्हें बड़ा इनाम देगी और यून फैमिली ने जो अन्याय सहा है ये एम्प्रेस उसकी भी भरपाई करेगी और इसके पीछे छिपे सच की तह तक जांच करेगी। लिटिल डीमन एम्प्रेस की नजर पूरे हॉल पर घूमी और जिससे भी उसकी नजर मिलती उसकी सांसें थम जाती। उसने एक झटके से सील को अपने पास रखा और ऐलान किया, यह सेरेमोनी आज के लिए यहीं रोकी जाती है। सब लोग लौट जाएं। सेरेमोनी 3 दिन बाद जारी रहेगी। सब लोग हैरान रह गए। एम्प्रेस ने वजह बताई कि उसे अपने पिता को इस सील के मिलने की खबर देनी है, जिसके लिए उसे एक मेमोरियल सर्विस करनी है। साथ ही उसने ऐलान किया कि 15 दिन बाद गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली खुलेगा और इस बार यून फैमिली को 30 लोग अंदर भेजने की इजाजत होगी। आखिर में वो कहती है, इन 3 दिनों में मैं ध्यान में रहूंगी, कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे, सब जा सकते हैं। यह कहने के बाद लिटिल डीमन एम्प्रेस ने किसी के जवाब का इंतजार नहीं किया। अपनी आस्तीन लहराई और आग के लपटों में घुलकर गायब हो गई। उसके अचानक चले जाने से सब एक दूसरे को देखने लगे। यूनचे भी हैरान था। वो सोचता है, मैंने तो सब कुछ सेट कर दिया था। सील मिलते ही उसे ताकत मिल गई थी। वो ड्यूक हुआई के ग्रुप को आसानी से दबा सकती थी, लेकिन उसने सेरेमोनी ही रोक दी और चली गई, सिर्फ अपने पिता को श्रद्धांजलि देने। यह कुछ अजीब है। एम्प्रेस के जाते ही हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। यून चिंगहोंग उठ खड़े हुए और अपने पिता के शरीर को दुख भरी नजरों से देखा। वो कहते हैं, चलो हमें पिताजी को घर ले जाना चाहिए। इस आवाज ने सभी एल्डर्स के सब्र का बांध तोड़ दिया। वो पागलों की तरह दौड़े और यून चंघाई के शरीर के सामने गिरकर जोर जोर से रोने लगे। तभी सेकंड एल्डर युन दुआनशुई यूनचे के सामने झुककर कहते हैं, युन दुआनशुई,
यंग पेट्रियार्क को प्रणाम करता है। हमें नहीं पता था कि यंग पेट्रियार्क लौट आए हैं और हमसे गुस्ताखी हुई। हमारी गलती मौत की सजा के लायक है। युनचे उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सेकंड एल्डर, आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन तब तक युन फैमिली के बाकी एल्डर्स और डिसाइपल्स ने उसे घेर लिया और एक साथ झुककर बोले, हम यंग पेट्रियार्क को प्रणाम करते हैं। आज युनचे ने युन फैमिली की किस्मत पलट दी थी। सभी लोग उसे एक देवता की तरह देख रहे थे, खासकर युन फैमिली के सदस्य। यह सब देखकर ड्यूक हुआई का चेहरा और भी बुरा हो गया। ड्यूक जोंग उसके पास आकर धीरे से पूछता है, ड्यूक हुआई, अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी आंखों में भी युनचे के लिए वैसी ही नफरत थी। ड्यूक हुआई अपने दांत पीसता है। चलो यहां से। वो अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर मुड़ गया। उसके पीछे उसके साथी ड्यूक्स और सातों पेट्रियार्क्स भी मायूसी से उठकर चल दिए। ड्यूक हुआई ने बस कुछ ही कदम लिए थे कि पीछे से युनचे की आवाज गूंजी। युनचे उसकी पीठ को देखते हुए हंसता है और कहता है, हाँ, एक बात और, जो पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल आप हमारी युन फैमिली से हारे हैं, उसे समय पर हमारे घर पहुंचा दीजिएगा। जल्द ही पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े ड्यूक पैलेसेस और गार्डियन फैमिलीज कुछ किलो पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, है ना? ड्यूक हुआई के कदम रुक गए। उसका शरीर अकड़ गया। उसने अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को दबाया जो युनचे को उसी वक्त मार देना चाहता था और बिना कुछ बोले हॉल से बाहर चला गया। ड्यूक हुआई को जाते देखकर युनचे ठंडा सा हम्फा करता है। उसने ड्यूक हुआई की कातिलाना नीयत को साफ महसूस कर लिया था। तभी उसके अंदर से जैस्मिन की आवाज आती है, एक ही दिन में तुमने इतने सारे दुश्मन बना लिए, और वो भी इल्यूजरी डीमन रेल्म के सबसे ताकतवर लोग। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। जहां भी जाते हो मौत को दावत देते हो। युनचे एक लंबी सांस लेता है। यह मामला मेरे दादा की इज्जत से जुड़ा था। इसके लिए अगर मुझे अपनी कब्र भी खोदनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। वैसे भी 2 साल पहले प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क में मैंने इससे भी बड़ा खतरा झेला है। यह तो कुछ भी नहीं है। यह बोलने के बाद युनचे की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो खुद से बड़बड़ाता है, आखिर लिटिल डीमन एम्प्रेस ने डीमन एम्परर्स सील मिलते ही सेरेमोनी क्यों रोक दी? जब युन फैमिली डीमन इंपीरियल हॉल से बाहर निकली तो 4 एल्डर्स ने युन चंघाई के शरीर को बड़े ध्यान से उठाया हुआ था। जब वो अंदर आए थे तब भी सबकी निगाहें उन पर थीं, और अब जब वो बाहर जा रहे थे तब भी सब उन्हें ही देख रहे थे। लेकिन अब नजरों में जमीन आसमान का फर्क था। युन चिंगहोंग अपने बेटे युनचे को देखते हैं जो कुछ गहरा सोच रहा था। वो पूछते हैं, चेयर, तुम क्या सोच रहे हो? युनचे अपना सिर उठाता है और जवाब देता है, मैं सोच रहा हूं कि लिटिल डीमन एम्प्रेस ने अचानक सेरेमोनी क्यों रोक दी। अगर वजह सिर्फ पिछले डीमन एम्परर को श्रद्धांजलि देना था तो यह बात कुछ अजीब लग रही है। युन चिंगहोंग हल्के से मुस्कुराते हैं, मैं भी थोड़ा हैरान हूं, लेकिन लिटिल डीमन एम्प्रेस कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। अगर उसने कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। युनचे धीरे से सिर हिलाता है, लेकिन फिर अचानक पूछता है, फादर, मैंने शाओयुन से सुना है कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली हर 5 साल में एक बार ही खुलता है। क्या यह वैली खुद खुलता है या इसे डीमन एम्परर का परिवार खोलता है? युन चिंगहोंग समझाते हैं, वो खुद खुलता है। उसके एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा फ्लेम सील है जिसे गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने लगाया था। यह सील कोई नहीं तोड़ सकता और यह हर 5 साल में 24 घंटे के लिए अपने आप खुलता है। युनचे आगे पूछता है, तो इसका मतलब जब तक वो सील नहीं हटता वहां घुसने का कोई और रास्ता नहीं है? उनके लिए भी नहीं जिनके पास डीमन एम्परर का ब्लड लाइन है। युन चिंगहोंग सिर हिलाते हुए कहते हैं, हां बिल्कुल, सील के रहते कोई भी अंदर नहीं जा सकता। युनचे अपनी टुड्डी को सहलाता है। उसके दिमाग में जो शक था वो और भी गहरा हो गया था। वो सोचता है, यह सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? लिटिल डीमन एम्प्रेस का अचानक जाना, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। उसे पता था कि आज उसने इल्यूजरी डीमन रेल्म के बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए उसे अब और भी सावधान रहना था। काफी देर सोचने के बाद उसने उस बात को छोड़ने का फैसला किया। वो शाओयुन के कंधे पर हाथ रखकर हंसता है और कहता है, शाओयुन, आज से तू एक शानदार किंग श्याओ बन गया है। कैसा लग रहा है? डीमन इंपीरियल हॉल से निकलने के बाद से ही शाओयुन को सब सपना सा लग रहा था। वो थोड़ा खोया हुआ सा जवाब देता है, ये सब तो बिग ब्रदर की वजह से हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। युनचे हंसता है और फुसफुसाता है, चिंता मत कर, जब तू किंग बन जाएगा तो तेरा स्टेटस 7th सिस्टर के पिता से भी हाई हो जाएगा। फिर तुम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। हे। शाओयुन अजीब तरह से हंसता है, लेकिन उसका चेहरा फौरन चिंता से भर जाता है। वो कहता है,
बिग ब्रदर, ड्यूक हुआई बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढेगा। ब्रदर युन। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। शाओयुन घूमता है और नंबर 7 अंडर हेवन को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है। शाओयुन एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, सेवेंथ सिस्टर। युनचिंग होंग और मू यूरू भी रुक जाते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। ब्रदर युन, तुम अब किंग शाओ बन गए हो, बधाई हो। नंबर 7 खुशी से उछलती हुई शाओयुन के पास आती है। आज यून फैमिली की किस्मत पलट चुकी थी, इसलिए सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पीछे से ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन यानी अंडर हेवन फैमिली के पेट्रियार्क आते हैं। वो काफी देर तक युनचे को देखते रहते हैं और फिर एक गहरी आवाज में कहते हैं, ब्रदर युन, तुम्हारा ये बेटा तो कमाल है। युन चिंगहोंग हंसते हैं और कहते हैं, ब्रदर अंडर हेवन, ऐसा मत कहिए। लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व साफ दिख रहा था। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन युन चिंगहोंग से पूछते हैं, आपकी और आपकी पत्नी की चोटें अचानक ठीक हो गईं, ये किस एक्सपर्ट ने किया? युन चिंगहोंग शान से युनचे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यूरो, और मुझे जिस जहर ने इतने सालों से परेशान कर रखा था उसे चेयर ने ठीक किया है। यह सुनते ही ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन और उनके 6 बेटे हैरान रह गए। उन सबको पता था कि युन चिंगहोंग और मू यूरो के शरीर में जो जहर था वो कितना खतरनाक था। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन एक गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, ब्रदर युन, ड्यूक हुआई बुरी तरह हार गया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। मैं कल आपके घर आगे की स्ट्रैटेजी पर बात करने आऊंगा। युन चिंगहोंग भी हामी में हल्के से सिर हिलाते हैं। इसलिए ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन अपनी बेटी को साथ लेकर जाने लगते हैं। अचानक शाओयुन को कुछ याद आता है और वो तेजी से नंबर 7 को रोकता है। वो उसके पास दौड़ता है और अपने हाथ में एक जेड का केस निकालता है जिसके अंदर ओवरलॉर्ड पैलेट था। वो बोलता है, सेवेंथ सिस्टर, ये ओवरलॉर्ड पैलेट है जो लिटिल डीमन एम्प्रेस ने मुझे दिया था, मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। नंबर 7 की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये कोई आम दवाई नहीं थी, ये ओवरलॉर्ड पैलेट था, एक ऐसी चीज जिसके लिए गार्डियन फैमिलीज भी तरसती थीं। शाओयुन इससे एक ओवरलॉर्ड बन सकता था, लेकिन वो बिना झिझक के ये नंबर 7 को दे रहा था। नंबर 5 अंडर हेवन हैरानी से पूछता है, तुम ये ओवरलॉर्ड पैलेट हमारी 7th सिस्टर को देना चाहते हो? शाओयुन फौरन हां में सिर हिलाता है। 7th सिस्टर की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अभी एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के आखिरी स्टेज पर है। इसे खाकर तुम एक सच्ची ओवरलॉर्ड बन जाओगी। नंबर 7 का दिल पिघल जाता है, लेकिन वो सिर हिलाकर कहती है, ब्रदर युन, ये लिटिल डीमन एम्प्रेस ने तुम्हें दिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। शाओयुन परेशान होकर कहता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि ये अब मेरी चीज है। 7th सिस्टर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। नंबर 7 मुस्कुराकर कहती है, ब्रदर युन, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, लेकिन हमारा प्रोफाउंड रेल्म एक ही है। इसका मतलब तुम थोड़े कमजोर हो। तुम चुपचाप इसे खाओ। जो ओवरलॉर्ड पैलेट पाने के लिए लोग सपने देखते थे, अब ये दोनों एक दूसरे को दे रहे थे। युनचे आगे बढ़ता है, केस को पकड़ता है और कहता है, तुम दोनों परेशान होना बंद करो। एक काम करते हैं, ये ओवरलॉर्ड पैलेट मुझे दो, मैं घर जाकर इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। अगर तुम दोनों आधा आधा खा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा ना। इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दे। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। नंबर 1 अंडर हेवन ने समझाते हुए कहा, ब्रदर युन, आप शायद नहीं जानते, लेकिन यह ओवरलॉर्ड पैलेट कोई मामूली चीज नहीं है। इसके टुकड़े करने का मतलब है इसकी पावर को बर्बाद करना। लेकिन युनचे ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इन पैलेट्स को हैंडल करना आता है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ओवरलॉर्ड पैलेट को कुछ नहीं होगा, नहीं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम होंगी। शाओयुन ने फौरन सिर हिलाया और कहा, अगर बिग ब्रदर कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं ये पिल 7th सिस्टर के साथ शेयर कर सकूं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिग ब्रदर, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। ये कहते हुए शाओयुन ने जेड का बॉक्स युनचे को दे दिया। युनचे ने उसे लेकर फौरन रख लिया। उसके इस कॉन्फिडेंस ने अंडर हेवन फैमिली के लोगों को हैरान कर दिया। वो सोचने लगे कि जिसने कुछ ही महीनों में युन चिंगहोंग और मू यूरू को ठीक कर दिया, उसके लिए शायद कुछ भी नामुमकिन नहीं था। 7th सिस्टर की आंखों में युनचे के लिए प्रशंसा साफ दिख रही थी। वो कहती है, मुझे यकीन है कि अगर बिग ब्रदर युन ने कहा है तो वो जरूर कर सकते हैं। युनचे जोर से हंसता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी और मेरे भाई शाओयुन की शादी के बाद हम एक ही परिवार बन जाएंगे, तब मैं इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट कैसे मना कर सकता हूं। यह बात साफ तौर पर ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन पर एक तंज थी, लेकिन 7th सिस्टर यह सुनकर खुश हो गई और मुस्कुराकर बोली,
बिग ब्रदर यून, ये आपने खुद कहा है, ये एक वादा रहा। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन अचानक शर्मिंदा हो गया और सेवन सिस्टर को खींचता हुआ बोला, तुम एक लड़की हो, चलो अब हम चलते हैं। जब अंडर हेवन फैमिली चली गई तभी दूर से मू फेयन की जोशीली आवाज आई, मेरा पोता, मेरा पोता, आइयो मेरा पोता। 12 पेट्रियार्क्स में मू फेयन सबसे बुजुर्ग और प्रतिष्ठित थे और आमतौर पर सख्त रहते थे, लेकिन इस वक्त उनका चेहरा एक उत्साहित बच्चे की तरह लाल था और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ रहे थे। यूनचे मुड़ा और बिना सोचे घुटनों पर झुक गया और बोला, यूनचे अपने ग्रैंडफादर को प्रणाम करता है। बूढ़े आदमी मुंह ने जोश में कहा, नहीं नहीं, अच्छे पोते, जल्दी उठो। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से यूनचे को उठाया और उसे पास से देखने लगे। वो बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 बार अच्छा कहने के बाद वो जोर से हंसते हुए बोले, हा 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 हा, मेरा पोता वापस आ गया, ये मेरा मू फेयन का पोता है, हा 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 हा। तीनों भाई मू युबाई, मू युकिंग और मू युकोंग उनके पीछे आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़े मू युबाई किसी वजह से पीछे रह गए थे। उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। मू युरू मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा देखिए आप कितने उत्साहित हो रहे हैं, क्या आपको डर नहीं कि लोग आप पर हंसेंगे? बूढ़े आदमी मुंह ने हाथ हिलाकर कहा, हा 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 हा, जिसको हंसना है हंसे। वो सारे बूढ़े हमेशा मेरे सामने अपने पोतों की तारीफ करते थे। अब जब मेरा पोता वापस आ गया है, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मेरे पोते के सामने उनके पोते तो कहीं नहीं टिकते। मू फेयान ने हमेशा पोतों की इच्छा की थी और अब जब उन्हें एक पोता मिल गया था, वो भी इतना लाजवाब, तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यूनचे मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया ग्रैंडफादर, आपकी तारीफ के लिए। मू युकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे भतीजे, मैंने पहली बार बूढ़े आदमी को किसी की ऐसे तारीफ करते देखा है, लेकिन तुम इस तारीफ के हकदार हो। मू युकोंग ने जोर से सिर हिलाया और बोला, सही बात है, आखिर भतीजा किसका है? मेरे जैसे शानदार चाचा के होते हुए भतीजे का ऐसा प्रदर्शन करना तो लाजमी है। मू फेयन ने घूर कर कहा, दफा हो जाओ दो निकम्मे, तुम दोनों मिलकर भी मेरे पोते के पैर के अंगूठे के बराबर नहीं थे। यहां शर्मिंदा होना बंद करो। मू युकिंग और मू युकोंग के चेहरे तुरंत उतर गए। मू युरू हंसी और बोली, बाबा चेयर यहां है, कम से कम सेकंड और थर्ड ब्रदर को तो थोड़ी इज्जत दे दीजिए। चेयर आओ और अपने चाचाओं को प्रणाम करो। यूनचे ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, भतीजा। यूनचे अपने दोनों चाचाओं को प्रणाम करता है। मू युबाई, जो अब तक चुप खड़ा था, आखिरकार दौड़कर चिल्लाया, क्या दो चाचा, क्या मैं तेरा अंकल नहीं हूं या तुमने मुझे हवा समझ रखा है? इससे पहले कि यूनचे कुछ कहता, मू फेयान उसके सामने आ गए और गरजती आवाज में मू युबाई को डांटा, एम युबाई, मेरा पोता इतनी मुश्किलों के बाद आज लौटा है और एक सीनियर होकर तुम उस पर चिल्ला रहे हो, बहुत रौब दिखा रहे हो। ये कहते हुए वो यूनचे की तरफ मुड़े और तुरंत नरम होकर बोले, अच्छे पोते, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोबारा तुम पर ऐसे चिल्लाया तो ग्रैंडफादर तुम्हारी मदद करेंगे इसकी टांगें तोड़ने में। मू फेयान की दहाड़ सुनकर मू युबाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बस सिर झुकाए खड़ा रहा। मू युरू चुपके से हंसी और बोली, ठीक है बाबा, बिग ब्रदर बस जोश में आ गए थे। चेयर जल्दी आओ और अपने फर्स्ट अंकल को प्रणाम करो। यूनचे आगे बढ़ा और सम्मान से कहा, भतीजा अपने फर्स्ट अंकल को प्रणाम करता है। यूनचे का सम्मान देखकर मू युबाई का चेहरा शांत हो गया। फर्स्ट अंकल सुनकर उसे आराम मिला और उसने गंभीर होकर कहा, अच्छे भतीजे। पर तभी यूनचे ने आगे कहा, फर्स्ट अंकल, वो कसम खाकर भाई बनने वाली बात। फट! मू युकिंग और मू युकोंग जोर से हंस पड़े, जबकि मू युरू ने अपना मुंह ढककर हंसी रोक ली। इससे पहले मू युबाई ने यूनचे को अपना कसम वाला भाई बनाने की ठान ली थी। जब उसे पता चला कि यूनचे उसका अपना भतीजा है तो वो शर्म से कहीं छिप जाना चाहता था। मू युबाई ने यूनचे के कंधे पर हाथ रखा और एक पागल की तरह सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हा, भतीजा और चाचा का रिश्ता कसम वाले भाई से कहीं बेहतर है। भतीजे, तुम्हारे लौटने की मुझे तुम्हारे अंकल को बेहद खुशी है। भले ही वो हंस रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उसका नाम एक मजाक बनकर रह जाएगा। बूढ़े आदमी मुंह ने कहा, यहां बहुत लोग हैं। चेयर, तुम्हें वापस आए 3 महीने हो गए हैं और अब तक ग्रैंडपा के घर नहीं आए। आज तुम्हें मेरे साथ मू परिवार के घर चलना होगा। उनकी आंखों में इतना प्यार था कि यूनचे मना नहीं कर पाया। यून चिंगहोंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है यूरो, चलो हम चेयर और श्यावर के साथ एक अच्छी सी गैदरिंग के लिए चलते हैं। यह सुनकर सबके दिल उदास हो गए।
युनचे 22 साल का हो चुका था और यह उसकी जिंदगी की पहली सही फैमिली गैदरिंग थी। बूढ़े आदमी मुंह ने कांपती आवाज में कहा, अच्छा चलो घर चलते हैं। उन्होंने युनचे का हाथ पकड़ा और चल पड़े। युनचिंग होंग ने ग्रेट एल्डर को निर्देश दिया, आप फादर की बॉडी को पहले वापस ले जाएं, हम शाम तक लौटेंगे। इसके बाद वो मू फैमिली के साथ चले गए। डीमन इंपीरियल सिटी के उत्तर में गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के सामने वहां एक बहुत बड़ा फ्लेम प्रोफाउंड फॉर्मेशन धीरे धीरे घूम रहा था। उसके बीच में एक गोल्डन क्रो की इमेज फ्लैश हो रही थी और हर फ्लैश के साथ ऐसी सुनहरी आग निकलती थी कि कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता था। यह प्रोफाउंड फॉर्मेशन सिर्फ 30 मीटर चौड़ा था, लेकिन इसने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के इकलौते रास्ते को बंद कर रखा था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इल्यूजरी डीमन रेल्म के सारे हाई लेवल मोनार्क्स मिलकर भी इसे तोड़ नहीं पाते। यह जगह एक फॉरबिडन ग्राउंड थी। आमतौर पर कोई इसके पास भटकने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ठीक उसी पल उस गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन के सामने लिटिल डीमन एम्प्रेस आ खड़ी हुई। लिटिल डीमन एम्प्रेस गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से डीमन एम्परर सील को ऊपर उठाया। उस सील से निकलती रोशनी गहरी हो गई और उसकी झलक फॉर्मेशन के बीच बने गोल्डन क्रो के साये से मिल रही थी, जैसे उनके बीच कोई कनेक्शन बन गया हो। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने अपनी उंगली को हल्का सा काटा। एक चमकदार लाल खून की बूंद उसकी उंगली से निकली और डीमन एम्परर्स सील पर जा गिरी, जिससे सील पर आग की लपटें भड़क उठीं। फिर उसने खून की एक और बूंद प्रोफाउंड फॉर्मेशन के गोल्डन क्रो साए पर फेंकी, जिससे वहां भी वैसी ही आग जलने लगी। लिटिल डीमन एम्प्रेस ऊपर उड़ी और जैसे ही डीमन एम्परर्स सील ने फॉर्मेशन के सेंटर को छुआ, खून से जल रही दोनों आग आपस में मिल गईं। देखते ही देखते गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को सील करने वाला प्रोफाउंड फॉर्मेशन तेजी से पिघलने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। वैली का रास्ता अब खुला था। लिटिल डीमन एम्प्रेस की आंखें बिल्कुल शांत थीं। उसने डीमन एम्परर्स सील को रखा और एक परछाई की तरह बिना आवाज किए गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर चली गई। 1.5 महीने बाद वैली वैसे भी खुलने वाला था, इसलिए उसके अंदर फायर और लाइटनिंग के स्पिरिट्स काफी भर चुके थे। जमीन लाल थी, लेकिन आसमान पर्पल था। लिटिल डीमन एम्प्रेस पूरी रफ्तार से सीधे उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। पूरे 4 घंटे तक चलने के बाद उसके सामने एक पहाड़ी की दीवार आई, जो लाल सुनहरी लपटों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक वैसा ही लेकिन छोटा गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन था। लिटिल डीमन एम्प्रेस की ठंडी आंखों में आखिरकार एक पल के लिए हलचल दिखाई दी। वो यहां पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसके दिल की हालत बिल्कुल अलग थी। उसने आगे बढ़कर फॉर्मेशन को छुआ। डीमन एम्परर सील से आग की एक लपक उठी, जिसने लिटिल डीमन एम्प्रेस को ढक लिया और धीरे धीरे फॉर्मेशन के अंदर ले गई। उसने एक किनारे रहित गोल्डन कलर की दुनिया में कदम रखा। लिटिल डीमन एम्प्रेस एक घुटने पर झुकी और बड़े सम्मान से बोली, इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली की 12वीं एम्परर हुआई चैयी गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड को प्रणाम करती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक औरत की बेधड़क हंसी उस सुनहरी दुनिया में गूंज उठी। हा 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 हा। यह आवाज इतनी तेज थी कि सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म लेवल 5 पर होने के बावजूद लिटिल डीमन एम्प्रेस का खून हिल गया। उस औरत की आवाज ने कहा, तुम्हारी इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली 100 साल लेट आई है, और आई भी तो सिर्फ एक औरत। लगता है मेरी तुम्हारे वंश के साथ किस्मत खत्म हो गई है। फिर यहां क्यों आई हो? लिटिल डीमन एम्प्रेस ने सिर उठाकर समझाया कि उसके पिता और भाई के साथ हादसा हुआ था और डीमन एम्परर्स सील खो गया था। वो कहती है, मैं डीमन एम्परर ब्लड लाइन की इकलौती वंशज हूं। कृपया गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड मुझे गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड और एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन प्रदान करें। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड और एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन दूं? हा हा हा, तुम सच में भोली हो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी किस्मत तुम्हारे वंश के साथ खत्म हो चुकी है। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने न समझते हुए पूछा, आपके शब्दों का क्या मतलब है? आवाज ने समझाया, तुम्हारे डीमन एम्परर वंश में पिछले 10,000 सालों में सभी डीमन एम्परर मर्द थे, कभी कोई औरत नहीं हुई। सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे मॉर्टल शरीर में सिर्फ मर्द ही गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल ब्लड को झेल सकते हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस को लगा जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। आवाज ने निर्दयता से आगे कहा, फर्क इससे पड़ता है कि तुम एक औरत हो। मर्द का शरीर यांग होता है और औरत का यिन। एक मॉर्टल औरत का शरीर मेरी गोल्डन क्रो फ्लेम नहीं झेल सकता, जो दुनिया की सबसे प्रचंड यांग फायर है। अगर तुमने एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को स्वीकार किया तो तुम्हारा इंटरनल ब्लड फ्लो गड़बड़ा जाएगा और तुम पूरी जिंदगी दर्द में तड़पोगी। आवाज ने आगे कहा, इसके अलावा
तुम अभी भी एक वर्जिन हो। अगर तुमने एंसेस्ट्रल ब्लड को स्वीकार किया तो 3 दिन के अंदर तुम्हारी ब्लड लाइन की फ्लेम एनर्जी फट जाएगी और 5 दिन के अंदर तुम आग में जलकर मर जाओगी। लिटिल डीमन एम्प्रेस के पास शब्द नहीं थे, सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो बिना हार माने धीरे से बोली, क्या सच में कोई संभावना नहीं है? गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड, आपका शरीर भी तो एक औरत का है। आवाज फिर से हंसी और बोली, हा हा हा, एक डिवाइन बॉडी की तुलना तुम्हारे मॉर्टल बॉडी से कैसे हो सकती है? संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं, लेकिन उसके लिए फिनिक्स या वर्मिलियन बर्ड ब्लड लाइन वाले मर्द के वाइटल यांग की जरूरत पड़ेगी। इस इल्यूजरी डीमन रेल में ऐसा कोई नहीं है। हार मान लो और चली जाओ। आवाज ने आगे कहा, रही बात इस डीमन एम्परर्स सील की, जिस दिन तुम मरोगी ये अपने आप गायब हो जाएगा। गोल्डन क्रो की आत्मा की आवाज गायब होने के बाद सुनहरी दुनिया ध्वस्त हो गई। लिटिल डीमन एम्प्रेस वहीं घुटनों पर बैठी रही, जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। दूसरी तरफ मूव फैमिली में 100 साल से ज्यादा समय में सबसे बड़ा जश्न का दिन आया था। जब युनचे ने मूव फैमिली के साथ जाने के लिए हामी भरी, मूव फेयन ने तुरंत घर पर साउंड ट्रांसमिशन भेज दिया और पूरा मूव फैमिली बिजी हो गया। यह तैयारी लिटिल डीमन एम्प्रेस के आने से भी कई गुना ज्यादा थी। बूढ़े आदमी मूर रास्ते भर जोर जोर से हंस रहे थे। मूव फैमिली के शागिर्द सब हैरान थे। उन्हें शक हो रहा था कि उनके शांत पेट्रियार्क पर किसी भूत का साया तो नहीं पड़ गया है। मूव फैमिली का टूर करने के बाद शाम हो चुकी थी। मूव फेयन उन्हें आंगन में ले गए और अपनी कई 100 सालों से बचाकर रखी जेड गिनसेंग टी निकाल ली। जब तीनों मूव भाइयों ने चाय के कप पकड़े तो उनके हाथ कांप रहे थे। आज अपने भतीजे की बदौलत उन्हें यह पीने को मिल रही थी। मूव फेयन ने हंसते हुए कहा, लो चेयर, ये ग्रैंडफादर की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये कहते हुए उसने एक ठंडी हवा छोड़ने वाला आइस जेड बॉक्स युनचे के हाथों में रखा। युनचे ने शुक्रिया कहते हुए बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर उसकी छोटी उंगली के साइज का एक छोटा पतला लंबा क्रिस्टल रखा था। देखने में ये एक आम बर्फ के टुकड़े जैसा था, लेकिन उससे निकलती ठंडी ओरा में एक अजीब सा एहसास था। ये बर्फ का टुकड़ा देखते ही तीनों मूव भाइयों की आंखें बाहर निकल आईं और उन्होंने फट करके मुंह में भरी जेड गिनसेंग टी थूक दी। तीनों भाई हैरानी से चिल्लाए, आह, फ्रॉस्ट क्रिस्टल ऑफ एब्सोल्यूट हेवन। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।